हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई नो कि मैंने काफ़ी वक्त बाद अब मैं ऑनलाइन आई हूँ। मैंने एक वीडियो और डाली थी बीच में, पता नहीं उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए मेरे को वो डिलीट करनी पड़ी। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कुछ मतलब मैं जिस तरीके से नोट्स बना लेती हूँ। देखो, अपन कर रहे हैं क्या, नेट जेआरएफ की तैयारी। तो जो इजी क्वेश्चन है वो तो हमसे बन जाता है, लेकिन जो डाउटफुल है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ ऐसे अपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं कि मेरे को जो कुछ इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने हाईलाइट करके लिखा है। और ये दृष्टि के अकॉर्डिंग है ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह जो बुक्स नहीं होती, दृष्टि आईएएस ने जिस निकाली हुई है, तो पूरे क्लास 6 तक की इसमें जो मतलब इम्पोर्टेंट जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगे हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव सही है और हमें पढ़ना चाहिए। और वहीं एक और कमेंट आई थी मेरे को कि क्या आप अपने नोट्स शेयर कर सकते हो। तो देखो, मैं नोट्स इस तरीके से ही बना रही हूँ। बाकी ये जिस तरीके से मैं खुद ऐसे लिखते जाती हूँ, जो मेरे को जैसे इम्पोर्टेंट लगता है तो प्रॉपर उसको बनाते जाती हूँ कि ये इस काल से संबंधित है और ये जो पॉइंट है वो मेरे को नहीं पता है, तो इसलिए मैं लिख लेती हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव है जो मैं लगाती हूँ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। और इन्हीं में से इसमें भी मैं जो भी पॉइंट मेरे को सही लगता है, जैसे ये इसकी डिटेल लिखी है और डिटेल में भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए तो मैं इसमें लिख लेती हूँ, ठीक है। और यदि हम बुक्स की बात करें कि कोई अच्छी सी बुक है, तो अभी तो मेरे अकॉर्डिंग ये है। बाकी मैं दृष्टि की भी एनसीईआरटी लगा रही हूँ। ये देखो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यही पढ़ी है और इसी का मैं इस बार रिवाइज़ भी कर रही हूँ। और देखते हैं, हमें आपके अकॉर्डिंग भी बताना यदि कोई अच्छी सी बुक यदि आप सजेस्ट कर पाओ तो। मेरे को तो यही अच्छी लगी, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। तो ये दृष्टि आईएएस के अकॉर्डिंग है जो उनने एनसीईआरटी की बुक निकाली हुई है, उसी के अकॉर्डिंग मेरे को क्लास 6 में क्लास 6 ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं उसमें से मेरे को जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तो मैं वो आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है कि महापाषाण कालीन जो कब्र हैं कहाँ कहाँ से मिली हैं। दक्कन से मिली हैं, दक्षिण भारत से मिली हैं, उत्तर पूर्व से मिली हैं और कश्मीर से प्राप्त हुई हैं। एक उसमें मतलब जो क्वेश्चन था उसमें अकॉर्डिंग ये था कि महापाषाण कालीन जो कब्र हैं वो सिर्फ दक्कन और दक्षिण भारत से मिली हैं। तो ना कि सिर्फ दक्कन और दक्षिण भारत से मिली है, बल्कि उत्तर पूर्व तथा कश्मीर से भी प्राप्त हुई हैं। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छे से इसको मतलब नोट कर लेना है कि कहाँ कहाँ से ये कब्र प्राप्त हुई हैं, ठीक है। महापाषाणीन कालीन कब्र गोलाकार और खड़े पत्थर की होती थी। मतलब वो शेप से भी पूछ सकता है कि जो कब्र बनने लगे नहीं बड़े बड़े पत्थरों की, उसी को महापाषाण कालीन कहते हैं। महापाषाण कालीन कब्र कौन कौन से शेप में होती थी, एक तो गोलाकार होती थी और एक खड़े पत्थर की होती थी, ठीक है। गोलाकार और खड़े पत्थर, यदि इसमें आ जाए वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार या फिर किसी भी आयताकार, तो हमें इस पे नोट करना है कि नहीं, सिर्फ दो प्रकार के हमें जो महापाषाण कालीन कब्र हैं वो दो प्रकार से प्राप्त हुई हैं, एक है गोलाकार, दूसरा है खड़े पत्थर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से पॉइंट बनाए हैं और मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। फिर जो हम नेक्स्ट देखते हैं कि कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था जिसे पोर्ट होल कहते थे। तो जो बुक थी उसमें कुछ और लिखा था, बट जो मेन आंसर जो है उसको पोर्ट होल कहते थे। मतलब जैसे ये कब्र बना दी उनने, इसी के अंदर से कोई रास्ता होगा जाने का, तो उसको बोल रहे पोर्ट, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि पोर्ट कहते थे, इसके अलावा कोई और भी शब्द आए तो हमें वो गलत कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई है। देखो, वर्ण व्यवस्था तो हमने देखी थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन कब थी, जन्म के आधार पे थी, आई एम सॉरी मतलब कर्म के आधार पे थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो वो जन्म के आधार पे हो जाएगी। बट ऐसा नहीं था कि उन लोग मतलब छूते नहीं थे एक दूसरे को, उनमें विभिन्नताएं थी कि हाँ भाई तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, बट ऐसा नहीं है कि वो टचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इस तरीके से प्रमोट करते हो। अछूत की अवधारणा जो वैदिक काल के बाद आई है, ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से नोट करना है। कभी कभी सेंटेंस बना के आ जाता है तो वो हम पे बनता नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 ईस्वी पूर्व गुजरात के पल्लवी में हुआ है, ठीक है।
ना पाटलिपुत्र में हुआ है ना मथुरा में हुआ है। जैसे आप ये लगा सकते हो कि जैन की प्रथम संगीति कहाँ है, पाटलिपुत्र में, तो हाँ भाई वहाँ हो सकता है, नहीं, गुजरात के बल्लभी में हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, और मुझे लगता है कि आपको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी है, पाटलिपुत्र, तथा प्रांतीय, अब देखो हमें ये तो पता रहता है पाटलिपुत्र है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की, मगध इम्पोर्टेंट था, ईटीसी, लेकिन ये जैसे प्रांतीय राजधानी कौन कौन सी थी, उज्जैन है, तक्षशिला है, ये हमें नहीं पता रहती। तो ये मैं ये बता रही हूँ कि इसमें 2 पॉइंट मेरे को और मिले कि प्रांतीय राजधानी कौन कौन सी थी। एक तो उज्जैन, दक्षिण और उत्तर और दक्षिण का मतलब 2 सेंटर पॉइंट, और जो उत्तर पश्चिम की साइड है तक्षशिला, वो भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए कौन कौन से, अब देखो हमें कभी कभी लगता है कि श्रीलंका में बस भेजा है, नहीं भाई, सीरिया के राजा के पास भी भेजा है उनने, मिस्र के पास भी भेजा है, और ग्रीस, ठीक है, और श्रीलंका, इनमें भी दूत अपने भेजे थे। मतलब ये शायद मैंने क्वेश्चन देखा भी है, मैं आपको इस ऑब्जेक्टिव में बता दूंगी कि कहाँ कहाँ उसने भेजे हैं और किसके अकॉर्डिंग, और 1-2 बार क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो हमें ये नोट बहुत अच्छे से करना है कि कहाँ कहाँ भेजे हुए हैं, और यदि आप मेरे से बोलेंगे कि मैं अपने नोट्स के थ्रू भी आपको पढ़ा दूँ, तो मैं बनाई तो प्रॉपर ठीक से हूँ कि आपको भी समझ में आएगा, बाकी मैं इस तरीके से ही पढ़ा पाऊँगी और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी। जैसे ये मैंने प्रॉपर लिख लिया वैदिक संस्कृति के बारे में, और बहुत सारी मतलब जैसे इसमें दृष्टि की मेन बुक का भी लिखा हुआ है, इस तरीके से मैंने अपने नोट्स प्रॉपर बनाए हुए हैं। तो आप में से बोलोगे कोई भी टॉपिक बता दीजिएगा, मैं उसको बता दूँगी, क्योंकि देखो हमारे पेपर के लिए अभी 28 दिन है, और फिर उसके बाद हमारे पास बहुत टाइम है कि हाँ दिसंबर का जो पेपर होगा उसके लिए बहुत टाइम है, हम उसको प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप सही समझे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, मेरे को एक और चीज़ शेयर करनी है आपके साथ, जैसे ये देखो, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है क्रांतिकारी आतंकवादी का पूरा एक प्रॉपर, कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई थी, बंगाल में कौन सी हुई थी, पंजाब में कौन सी हुई थी, इस तरीके से हम आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे पर्टिकुलर ऐसा कि चैप्टर बाई चैप्टर, तो उसके लिए अभी अपने पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं आपको बस इम्पोर्टेंट पार्ट्स बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो आ सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन था जो मैंने इसमें लिखा था कि बड़े स्वामी को बिलल्ला कहते थे, दक्षिण में जब हम चोल वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। हलवाहे को क्या कहते थे, उड़वा, और उड़वार ये क्या है, थोड़ा सा अलग शब्द है जो हमने बहुत बार नहीं देखा है। ठीक है, भूमिहीन मजदूर जो रहते थे उनको कड़ेसियार या आदिमई कहते थे। क्या कहते थे, कड़ेसियार या आदिमई। आई होप कि आपको तरीके से दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो बता दीजिएगा, अगली बार मैं और अच्छे से प्रयास करूँगी। प्रधान व्यक्ति वगैरह जो रहता था उन्हीं का, तो क्या कहलाता था, ग्राम भोजक। ठीक है, इनका कार्य क्या क्या रहता था, न्यायाधीश का भी रहता था और सैनिक भी रहता था, दोनों प्रकार के कार्य रहते थे। ठीक, ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र जो कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, ना कि भूपति। अब उसमें ये था कि भूपति कहते थे, उन्हें एक ऑब्जेक्टिव दिया था, तो उनको गृहपति कहते थे, ना कि भूमिपति। भूमि का पति गृहपति, बट इसमें गृहपति कहते थे। ठीक है, हाँ मैं बोलते जा रही हूँ, आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं। नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं जिनकी उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा उत्तरी भारत में मिले हैं। हाँ, जो हम उत्तरी काले मृत भांड वगैरह पढ़ते हैं ना, ऐसा उसका रीज़न है, एक तो वो उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, काले रंग के होते थे। ठीक है, और जो हम देखते हैं वैदिक काल में जो मृत भांड हमें मिले हुए हैं, तो उसमें क्या है, एक पॉइंट हमें याद रखना है कि वो रहते लाल थे और उन पे जो डिज़ाइन बनती थी वो काले रंग से बनती थी। कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देता है कि पता चले वो ऐसा पूछ ले, नहीं वो काले कलर के होते थे और लाल से ऐसी डिज़ाइन होती थी, तो नहीं, हमें देखना है कि वो पूरा बर्तन रेड रहता था, उसमें अलंकरण जो करते थे वो ब्लैक से करते थे। ठीक है, ये हमें आ सकता है, इसीलिए मैंने प्रॉपर आपसे बता दिया। तो और एक और क्वेश्चन है कि जो चोल वगैरह पढ़ते हैं और उत्तर में जब हम मगध वगैरह मौर्य वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें जो काशी बनारस है और जो मदुरै है,
उसमें कपड़ा उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट था और इसमें पुरुष और महिला दोनों काम करते थे। तो अभी मैंने आज ही क्वेश्चन लगाया कि ना केवल काशी बनारस, इसके अलावा हमारा जो लाहौर है वहाँ पे भी मतलब सॉरी आई मीन गांधार है, गांधार भी जो था वो ऊनी कपड़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये रेशमी के लिए था, ये भी रेशमी के लिए सूती वस्त्र, ठीक है, इस तरीके से। अब हाँ, अरिकामेडु बंदरगाह ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इसके साथ रोम का व्यापार होता था। देखो अभी पिछली बार जो हमने दिया था और जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें आया था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड आया था, मतलब दक्षिण का तो पूछेगा आपसे। तो जो अरिकामेडु बंदरगाह है ये रोम के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। इसमें जो दो प्रकार के बर्तन हैं ना, जैसे एम्फोरा और एरेटाइन। एरेटाइन मोहर है, चमकीले बर्तन, मोहर लगे चमकीले बर्तन, और ये एम्फोरा भी एक पात्र है। तो इन दोनों का नाम जहाँ भी आए अरिकामेडु लगाने है, ठीक है, अरिकामेडु। और ऊपर से रोम के साथ व्यापार होता था, ठीक है, ये हमें भूलना नहीं है। ये बयाली गाजा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसी को भड़ूच कहते थे। क्या है, जैन व्यवस्था और जो जितने भी धर्म वो सॉरी आई मीन ग्रंथ हैं उनमें ऐसे ऐसे नाम लिखे हैं, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। मूवेंदार, अब मूवेंदार कौन, तीन मुखिया, मतलब चेर चोल से पांड्य में ये शब्द मिलता है हमें मूवेंदार, जिनको कहते हैं तीन मुखिया, ठीक है, तीन मुखियों का स्वामी। अब हाँ ठीक है, चेर चोल पांड्य हो गए। इसमें जो फुहार है ये चोलों का प्रमुख स्थान है, केंद्र है, ठीक है। मदुरै, मदुरै पल्लवों का, पांडवों का है। इनके प्रमुख महत्वपूर्ण जो 17 केंद्रों में सम्मिलित थे। मैंने आपको बताया फुहार जो है चोलों का था, पांड्य जो है मदुरै का था। ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। मतलब कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आ जाता है कि वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते कि हाँ वो टैक्स बस लेते थे, नहीं, वो कभी कभी क्या करते थे, टैक्स के बजाय भी उपहार ले लेते थे, ठीक है। हाँ ये मैंने बता दिया, फुहार चोलों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसी को कावेरी पत्तनम कहते हैं। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक और नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में हमें नागार्जुन का याद रहता है, वसुमित्र का याद रहता है, बट पार्ट्स का नहीं रहता, इसीलिए मैंने पार्ट्स के लिए स्पेशली लिखा था, बट मैंने सोचा इन दोनों को भी क्यों छोड़ें, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म की थेरवाद जो शाखा है का प्रसार, हाँ ये भाई अच्छा है, मतलब इम्पोर्टेंट मेरे को लगा तो इसलिए मैंने लिखा। बौद्ध धर्म की जो थेरवाद शाखा है उसका प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया ने हुआ था, ठीक है। जो अपने वो संघमित्रा, वो जो अशोक के बेटे हैं, इन्होंने दक्षिण में जो थेरवाद शाखा है उसका मतलब वो किया था प्रचार प्रसार। और जो महायान है वो भी मतलब उत्तरी भागों में हुआ था महायान का। दक्षिण पूर्व भाग में जैसे बंगाल वगैरह हुआ, पुंड्रनगर, उसमें महायान शाखा का बहुत मतलब ऐसे वज्रयान शाखा है, महायान शाखा है, इस तरीके से। और इसकी जो जितनी भी शाखा थी ना वो बौद्ध की, जैसे स्वस्तिकवादी शाखा, ये जो है तिब्बत की साइड थी। तो हमें ये कभी कभी इम्पोर्टेंट आ जाता है, पूछ लेते हैं, नहीं पूछना है तो नहीं पूछें। थेरवाद जो शाखा है, लेकिन इसका कौन कौन सी जगह पे है, जैसे दक्षिण पूर्व पूरा एशिया थेरवाद के प्रभाव में, ठीक है। थेरवाद में क्या रहता है कि वो बुद्ध को एज इट इज़ मानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रूल चेंज करके माना, एज इट इज़ मानते हैं कि जैसे वो थे वैसे ही हैं, ना हम उनकी पूजा पाठ करेंगे, एज अ मैन मानते हैं उनको, ठीक है। अब शिव भक्त अप्पार ने तमिल में शिव स्तुति की रचना की। कभी कभी सेंटेंस में दे देता है, इसीलिए मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा। 4 सेंटेंस में जैसे शिव भक्त कौन सा है, ये अप्पार है, नैनार अप्पार, हलवार और नैनार उसमें से, ठीक है, तमिल स्तुति की रचना की। ओके ये हो गया 6 क्लास का, तक इधर तक वैसे ये देखो 7 क्लास का स्टार्ट हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि वह पश्चिम एशिया से आए थे। पश्चिम एशिया से आए थे, पश्चिम एशिया इन द सेंस कि जो ईसाई हैं वो पश्चिम साइड से हैं, इसीलिए उनको सीरियाई बोलते हैं। सीरिया उसी साइड है ना, सीरियाई ईसाई, ठीक है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल थी और पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकती है कि चालुक्यों की पहली राजधानी कौन सी थी, तो वो थी ऐहोल। और पुलकेशिन द्वितीय मतलब आई मीन
पुलकेशिन प्रथम द्वारा चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सारद्वाय क्या होते थे? व्यापारी काफिलों का नेता होता था। कायस्थ होता था लिपिक। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने लिख लिए। दक्षिण भारत में सभा मतलब क्या होता था? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ठीक है, और ग्राम सभा कहीं कहीं इसमें लिखा है, मतलब मैंने आज ही पढ़ा था, शायद कहीं से पढ़ा था कि ये जो ग्राम सभा तो ठीक है, जो किसानों की मतलब बस्तियां हैं या लोगों की बस्तियां, उसको भी और कहते हैं। ठीक है, नगरम शिल्पकारों का संगठन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ऐसा लग रहा है कि अरे इतने छोटे छोटे शब्द क्या ही है, बट ये बहुत पता चले सिंगल ये शब्द पूरा क्वेश्चन बना दे कि नगरम किस प्रकार का शब्द है या किसे डिनोट करते हैं, तो वो पूरा फिर हौच पौच हो जाता है। इसीलिए लिख लिख के 4 बार लिख लो, लेकिन याद रखो। ठीक है, एक एक शब्द एक एक क्वेश्चन ले जाता है, 2-2 नंबर ले जाते हैं, और उसी में हमारा खेल हो जाता है। समझ गए ना? अब देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, और वो इतने प्यारी तरीके से अपनी लैंग्वेज को उतारते थे तो जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी। तो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब राज दरबार के बारे में। और आपको पता है इनकी कितनी सारी रचनाएं हैं, ऋतु संहारम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम। नाटक भी हैं, कोई महाकाव्य भी हैं। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, और हमने एक बार पढ़ा है या मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप का वर्णन किया गया, मतलब स्तूप का मतलब जिक्र हुआ है। राग का टीला या हड्डियों का ढेर भी ऐसे ही बोला ही जाता है। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ठीक, अब हम देखते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ एक डिब्बे में रखी जाती है। इसे धातु मंजूषा कहते हैं, मतलब अस्थियों को जो एक डिब्बे में रख दिया, इस डिब्बे को धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, हमें ये भूलना नहीं है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन 4 लाइन दे के बना सकते हैं और हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने प्रॉपर आपको बता दी। देखो, जैसे पहले क्या आया गया था, कागज़ ही आया था क्या? हाँ, कागज़ का ही क्वेश्चन आया था इस बार, जो पेपर कैंसिल हो गया। कागज़ का आविष्कार किसने किया था? चीन किया था। बाय मिस्टेक मेरा गलत हो गया था, मैंने शायद पश्चिम एशिया लगा दिया, नहीं पश्चिम एशिया नहीं, मध्य एशिया लगा दिया था, आई थिंक अरब या फिर जो भी है वटेवर। तो कागज़ का आविष्कार चीन ने किया है भाई, और चीन में लून नामक व्यक्ति ने किया है। ठीक है, लून नामक व्यक्ति ने किया है। और रेशम का भी हमने देखा है कि वो भी चीन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और देन फिर चीन के बाद कहाँ गया? ये कोरिया में। कोरिया से कहाँ आया? जापान में। जापान से बगदाद में। और हमने जो हमारे मतलब एशिया में जो आया वो बगदाद से आया है। ठीक है, हमें ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि कोरी जो कागज़ है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? बगदाद से मिली है। अब प्राकृतिक हासिल काल में जो औजार वगैरह और हथियार होते हैं उसको पुरातत्व वेत्ता, उसको मतलब इन लोग क्या बोलते हैं हथियार और औजार को? आज़मोपकरण। ठीक है, इसको ये आज़मोपकरण बोलते हैं। मैंने इस डेट की वजह से ये चीज़ पूरी पॉइंटें लिखी, पता नहीं क्योंकि पिछली बार जो डेट आई थी उन लोगों ने मतलब ऐसे सेंटेंस जमा देते थे और फिर कहते थे इन चारों में से काल क्रम जमाओ। तो मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि डेट भी बहुत ज़रूरी है, मतलब आसपास तो आपको याद रखना चाहिए कि हाँ समथिंग इसके आसपास तो ये घटना हुई है। इसीलिए बहुत ट्राई करें कि कौन सा काल कब कैसा स्टार्ट हुआ है, कम से कम ऐसे कि हाँ 1300 समथिंग ऐसा हुआ है। डेट याद इतनी भी नहीं करनी परफेक्ट, बट हम जितना सोच के लगा सकें कि हाँ इतना लमसम हो सकता है, तो वो आपको करना है, इस बार कोशिश करना है। ठीक है, तो जो 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी, बृहद्रथ। अब मेरे को बस डेट की वजह से मैंने इसको लिखा 322 से 185 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य हम देख रहे हैं। ठीक है, उस कारण से मैंने लिखा। और आप सोच रहे होंगे इनका कोई क्रम नहीं है, तो हाँ भाई नहीं है, जैसे मेरे को क्वेश्चन लगे इम्पोर्टेंट तो मैंने वो लिख ली। आपको भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे और अभी तक यदि आपको लग रहा होगी कि कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट मैंने बताया हो जो आपको ना पता, तो ऐसे इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। मैं इस तरीके से ही नोट डाउन करती हूँ। अब हम देखते हैं। तो हाँ, जो सातकर्णी प्रथम है ना, उनका कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था। इसे पश्चिम का स्वामी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पश्चिम का स्वामी। एक रहता है दक्षिण का स्वामी या आंध्र प्रदेश का स्वामी। ठीक है, तो वो है कौन?
पुलवामी पुत्र, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी जो लास्ट रहता है ना, तो वो रहता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, वो तो फोर्थ वाला लास्ट रहता है। बाकी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी जो नाम रहता है उसको दक्षिण का स्वामी कहते हैं। और जो सातकर्णी प्रथम है, सातकर्णी प्रथम, उसको पश्चिम का स्वामी कहते हैं, ना कि पूर्व का, ना ऐसे पश्चिम का, ठीक है, पश्चिम। शकों द्वारा इन्हें पश्चिमी दक्कन से खदेड़ दिया था। दैट मीन्स ये देखो, अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि इस चीज़ से कंफ्यूज होते हो कि भाई कौन का कैसा, इन लोग का क्या है कि लोग 200 ईस्वी पूर्व से समथिंग 100 ईस्वी और इसके मतलब इधर थे, ठीक है। शक भी सातवाहन के समानांतर चढ़ रहे थे, ये हमें देखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें देखना है। और शकों द्वारा पश्चिमी दक्कन में खदेड़ दिया गया था सातकर्णी प्रथम के समय। इन लोग कहाँ आ गए थे, आंध्र प्रदेश साइड आ गए थे, ठीक है। इसीलिए आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंध्र प्रदेश को जो शासक है या स्वामी है उसको वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को बोला जाता है। लास्ट में क्या रहता है, जो वशिष्ठी पुत्र रहता है वो शक से ही मतलब पुत्री से विवाह कर लेता है, पूरा सिस्टम सही हो गया। मतलब आई एम सॉरी यदि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोलती भी जा रही। तो यहाँ पे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने शक शासक के पुत्री से विवाह कर लिया था, मतलब कि सिस्टम ही खत्म, लड़ाई झगड़ा। अमरावती के स्तूप, ये बौद्ध के जीवन की घटनाओं को उपहारों में अंकित किया गया है। इस बुद्ध के जीवन में मतलब ये अमरावती का जो स्तूप है वो सातवाहन से संबंधित है, ये तो हमें पता है, ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित है। लेकिन क्या इसमें क्या किया है, इनकी घटनाओं को उपहारों में अंकित किया गया है, मतलब लिखा हुआ किस तरीके से। नीलगिरी नामक मदोन्मत्त हाथी को दिखाया गया, ठीक है। नीलगिरी नामक, कौन सा, नीलगिरी नामक हाथी। अमरावती में उपहार शिल्प में एक बोधिसत्व हमें पता है, जो मतलब मोक्ष तो प्राप्त करने वाले होते हैं, मतलब कुल मिला के सब कुछ इनका कंप्लीट हो गया रहता है, बट वो दूसरों की हेल्प करने के लिए रुकते हैं। और ये एक महायान शाखा का अच्छा मतलब वो है, क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ा आधार है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट उसमें लिखा था, केरल राजाओं में नेंडू चेरलादन को एक महान वीर समझा जाता है। मतलब यदि जैसे परांतक आ गया था, उसी प्रकार से यदि इसका नाम आ जाए तो हमें ये थोड़ा सा आसपास रहे कि ये दक्षिण में केरल राज्यों से संबंधित है और एक वीर शासक था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख हमें सभी पता रहता है कि रुद्रदमन का है, गिरनार के निकट सुदर्शन झील का निर्माण कराया था बिना बिगाड़ी दिए, ये सब पे आता है। बट मैंने ये क्यों लिखा है 170 ईस्वी के कारण, 170 ईस्वी शक शासक रुद्रदमन, ठीक है, शक रुद्रदमन सातवाहन, ये सब सिमिलर चल रहे थे। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का भी केंद्र था। कभी कभी इसके अलावा आपको आ जाएगा इसके ऑप्शन में कांचीपुरम भी आएगा, मदुरै भी आ जाएगा, इसके अलावा कावेरीपत्तनम और एक्सेट्रा, इतने सारे। जब मदुरै और इन दोनों का कंपटीशन होगा तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए मैंने इसको लिखा है कांचीपुरम, ठीक है। अब पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ लिखा था, जैसे इनका जन्म कब हुआ था, 6 शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था, नहीं 6 शताब्दी ईस्वी मतलब के अंत में अरब में हुआ था। और मुस्लिम संबंध है हिजरी कब स्टार्ट हुआ था, 622। यदि आपको ना हो पता और सेंटेंस में ऐसा आ जाए कि कालक्रम जमा हो ये सब और ये डेट ना आ जाए, तो आपको बस इतना याद रखना कि 600 समथिंग तो था, ठीक है। अब हम क्लास 7 का जो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है अभी भी मैं स्टिल बना रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है, पहले तो पूरा पढ़ो फिर उसके ऑब्जेक्टिव देखो, उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। तो मैंने ये पढ़ा और उसके अलावा जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं प्रॉपर। आपको लगे तो आप मेरे को बताना, आपको पसंद आए, और इस तरीके से आप भी नोट्स बना लो। मुझे नहीं पता, आप मेरे से बेहतर तरीके से बना सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अभी तो हम टॉपिक वाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये पेपर देने के बाद अपन कोशिश करेंगे टॉपिक टू टॉपिक पढ़ने की, ठीक है। और जो भी कमी हो आप बताना, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो बताऊँगी। ये ऑब्जेक्टिव मैं इसलिए नहीं लगा पा रही यार, हर फोटो खींचो फिर आपको बताओ, ऐसा जिस तरीके से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। और टाइम किसी के पास बचा नहीं है, 1 महीने बचे हैं, तो ऑल द बस पढ़ते रहो। और ये आपको आई होप कि हेल्पफुल होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे
और बताना मेरे को। फिर क्लास 7 का कुछ दिन बाद वीडियो आ जाएगा, क्योंकि मेरे को इसमें अभी मैं कर ही रही हूँ, समझ लो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।